ओके, तो कपल में हमारा हमें मैग्नीट्यूड पता चल गया है, डायरेक्शन पता चल गई है। अरे कपल में मैग्नीट्यूड कैसे देखते हैं, तो देखिए एग्जैक्ट जो है वो कपल कितना होगा, कपल देखिए कपल का जो मैग्नीट्यूड बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ कपल। ध्यान रखिएगा, देखिए मूवमेंट मैंने बताया था कि मूवमेंट जो है वो बेसिक है, मूवमेंट बेसिक चीज़ है। मूवमेंट से कपल बना, मूवमेंट से टॉर्क बना, मूवमेंट से बेंडिंग मोमेंट बना, ठीक है। तो बेसिक चीज़ क्या होता है, सबसे पहला जो होता है वो होता है मूवमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। फोर्स का मूवमेंट होता है, फोर्स किसी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट क्रिएट कर सकता है, जो मूवमेंट उसको रोटेशनल मोशन कराएगा, ठीक है ना। मूवमेंट क्या होता है, जो रोटेशनल मोशन कराए, फोर्स का वो इफेक्ट जो रोटेशनल मोशन कराए। अगर मूवमेंट आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज मूवमेंट ऑफ अ फोर्स, तो आप कहिए मूवमेंट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स बाय विच बॉडी कैन रोटेट, ठीक है ना। फोर्स के उस इफेक्ट के द्वारा जिसके द्वारा बॉडी रोटेट करने लगे उसको हम मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। तो बेसिक चीज मूवमेंट है, और मूवमेंट कैसे लगता है, फोर्स होता है, मूवमेंट ऑफ फोर्स चीज होती है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर आप कपल की बात कर रहे हैं तो कपल कितना मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा, देखिए फोर्स मूवमेंट प्रोड्यूस करता है, ऐसे ही कपल भी मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा। बट कपल मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा उसका मतलब क्या है, कपल का मतलब, कपल अंग्रेजी में इस शब्द का मतलब दो से है, ठीक है ना, और इक्वल एंड अपोजिट होता है इसलिए उसको कपल बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही मेल फीमेल के जोड़े को भी कपल बोलते हैं क्योंकि मेल एंड फीमेल आर अपोजिट, ठीक है। सो ये भी वैसा ही कपल है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए इसको कपल बोला गया। तो कपल के द्वारा भी मूवमेंट होगा। अब ध्यान रखिएगा उसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि एक दो पॉइंट पे एक फोर्स ऊपर की तरफ F, एक ही नीचे की तरफ F, दोनों सेम है, सेंटर पॉइंट इसका C यहाँ कहीं है, तो C के अबाउट आप बेसिक चीज निकालते हैं, ठीक है ना। तो मूवमेंट ऑफ कपल क्या होगा, नेट मूवमेंट ऑफ द बॉडी का नेट मूवमेंट ऑफ द बॉडी बाय ऑल द फोर्सेस। जितने फोर्सेस हैं उन सारे फोर्स के कारण बॉडी पे जो मूवमेंट आएगा उसका नेट जो होगा वही मूवमेंट ऑफ कपल होगा। तो ध्यान दीजिए सी पॉइंट के अबाउट, जैसे आपको मूवमेंट ऑफ कपल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मूवमेंट ऑफ कपल एट सी पॉइंट पे मूवमेंट ऑफ कपल चाहिए, तो क्या होगा, मूवमेंट ऑफ राइट फोर्स प्लस, देखिए अब चीज हमें ध्यान है, प्लस क्यों लगा रहे हैं बता रहे हैं, मूवमेंट ऑफ लेफ्ट फोर्स, ठीक है। देखिएगा मूवमेंट अगर इसका निकालने डायरेक्शन, देखिए फोर्स की डायरेक्शन में उंगलियों को किया, हथेली का जो पाम है, पाम के फेस उस पॉइंट की तरफ जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है, ये क्या आया, एंटी क्लॉक, ऐसे घूम रहा है ना बाहर की तरफ। ये वाला फोर्स, देखिए फोर्स की दिशा में अपनी उंगलियों को, हथेली को उस जिस बिंदु पे निकालना है घुमाया, ये भी कैसा है, एंटी क्लॉक, दोनों एक ही डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में घुमा रहे हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे सीधे सीधे, ठीक है। अगर कोई भी एक अपोजिट होता, जैसे पिछले में अभी हमने देखा था, तो माइनस हो जाता, बट दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो नेट जो आएगा, अब मूवमेंट ऑफ राइट हैंड फोर्स, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब मान लिया कि दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो r है, तो ये कितना हो जाएगा, r/2, ये हो जाएगा r/2, ठीक है ना। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इससे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स तो F है इंटू r/2 प्लस F इंटू r/2, तो फोर्स F कॉमन ले लीजिए, तो r/2 प्लस r/2 हो जाएगा, r/2 r हो जाएगा, तो F इंटू r। ये यहां से आया, देखिए ये कुछ है नहीं, डायरेक्टली लोग आपको बता देते हैं कि कपल का मैग्नीट्यूड कितना होता है। फोर्स आपको डेफिनेशन में क्या बताएगा कि फॉर्मूला क्या होता है कपल का, फॉर्मूला बोले कपल निकालना है तो क्या निकालेंगे, तो आपको फॉर्मूला बताएगा कि एनी वन ऑफ द फोर्स, एनी वन, दोनों में से कोई भी एक फोर्स ले लीजिए, एनी वन, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो एक ही लेना है,
कोई भी एक ले लीजिए, फोर्स इनटू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, उन दोनों फोर्सेस के बीच में जो डिस्टेंस है उससे अगर किसी भी एक फोर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो वो कपल दे देता है। बट ध्यान रखिए कि ये चीज़ आई क्यों, क्योंकि आपके दिमाग में सवाल होगा कि भाई कपल में हमेशा दो फोर्सेस हैं, डिस्टेंस तो ठीक है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने ले ली, बट एक ही फोर्स क्यों लिया जब दो फोर्स लग रहे हैं? दिमाग में सवाल आएगा ना कि भाई कपल निकालते समय हम सिर्फ एक फोर्स से ही डिस्टेंस को क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? तो उसका आंसर ये है, ध्यान रखिए, क्योंकि वो आया कहाँ से, क्यों वो सिंगल फोर्स ले रहा है? क्योंकि सिंगल फोर्स नहीं ले रहा, हम दोनों फोर्सेस से कारण निकाल रहे हैं, ठीक है ना। डिस्टेंस आधी आधी है, तो वो आधी आधी डिस्टेंस जोड़ के गणित के कारण बाद में लास्ट में, क्योंकि दोनों बराबर फोर्स हैं तो सिंगल फोर्स बच जा रहा है, बाई टू अलग हो जा रहा है, क्योंकि फोर्स तो दोनों है, गणित से हमने एफ कॉमन ले लिया। ऐसा नहीं कि हम एक ही फोर्स को ले रहे हैं, दोनों फोर्स को कंसिडर कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ी जानकारी है, क्योंकि दिमाग में आपके हमेशा इसीलिए कंफ्यूजन। देखिए प्रॉब्लम क्या आती है, हम बोल देंगे हमें कपल के सवाल नहीं लग रहे हैं, मूवमेंट के सवाल हमको समझ में नहीं आ रहे। प्रॉब्लम ये है कि हमें बेसिक कंसेप्ट हमारा क्लियर नहीं है, ठीक है ना। हमें ये बात पता ही नहीं होती कि दो फोर्सेस होने के बावजूद भी हम बार बार कंफ्यूज होते रहते हैं एग्जाम में कि कपल कहीं लग रहा है, अब ये दोनों फोर्सेस में से यार क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता था, कंफ्यूज होता है, भूल जाता है आदमी। अब ये बात जब आपको पूरी पता रहती है तो आपको पता होता है कि नहीं, दोनों फोर्सेज वहाँ कंप्लीट होते हैं। आपको बिल्कुल ये कहानी याद रहेगी कि हाँ, सिंगल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि हमने दोनों फोर्स के कारण मूवमेंट लिया है, वो अपने आप गणित से फॉर्मूला ऐसा आया। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान रखिएगा कि कपल का। अब देखिए कि लास्ट में जब हम आ रहे हैं तो फिर फोर्स इनटू डिस्टेंस ही आ रहा है, फोर्स इनटू, तो न्यूटन मीटर ही हो रहा है इसकी भी यूनिट, और मूवमेंट की भी वही होती है। तो ये क्या होता है, मूवमेंट का सम होता है। मूवमेंट ऑफ कपल मींस दो मूवमेंट का सम, दो मूवमेंट्स आते हैं इसी पॉइंट पे, कपल भाई दो फोर्सेस हैं, दो मूवमेंट लगेगा, बिल्कुल भाई इकलौता फोर्स भी मूवमेंट लगाता है। दिखाता हूं मैं आपको एग्जांपल। जैसे मान लीजिए कि आपका डोर होता है, ये डोर है, ठीक है ना, आपका डोर होता है। तो आप क्या करते हैं, इस एक्सिस के अबाउट, यहाँ पे ये डोर फिक्स रहता है, इस एक्सिस के अबाउट ये डोर क्या करता है, रोटेट करता है ना, ऐसे डोर खुलेगा बंद होगा। यहीं पे तो सारा आपका वो कारपेंटर सारा वो लगाता है, आपके जो क्लैम्प्स होते हैं यहाँ लगा देता है। इस पॉइंट के अबाउट ये डोर रोटेट करता है। आप फोर्स इसके यहाँ पे हैंडल लगा होता है, ठीक है ना, इस हैंडल को पकड़ के आप खोलते हैं बंद करते हैं, तो इस पॉइंट के अबाउट ये डोर रोटेट होता है। तो क्या आप यहाँ पे कपल लगा रहे होते हैं? आप क्या यहाँ पे कपल लगा रहे होते हैं? नहीं, सिंगल फोर्स लगा रहे होते हैं। और सिंगल फोर्स के कारण भी यहाँ मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, सिंगल फोर्स के कारण भी मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। बात समझ में आ रही है? एक ही फोर्स आपने एक हाथ से ऐसे ढकेला, दरवाजा खुल गया, सिंगल फोर्स लगाया, और उसके कारण वो फोर्स आपने यहां लगाया और उसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पे इफेक्ट हुआ, इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर गया। मतलब जो आपने फोर्स लगाया था उस फोर्स के कारण इस पॉइंट पे इतनी दूर पे मूवमेंट प्रोड्यूस हुआ, मूवमेंट यहां आया, यहां इफेक्ट दिया, और इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट हो गया। जैसे फोर्स यहां लगा, बट रोटेशन कहां होगा, इस पॉइंट के अबाउट ये बॉडी पूरी गोल गोल घूमेगी, स्टीयरिंग व्हील सेंटर के अबाउट, आप एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर घूमेगी। बात समझ में आ रही है? तो सिंगल फोर्स से ही रोटेशन हो गया। तो ये ध्यान रखिए, मूवमेंट तो सिंगल मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है, एक फोर्स ही मूवमेंट दे देता है, मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो जब हम मूवमेंट ऑफ कपल कहेंगे तो दोनों फोर्स के कारण मूवमेंट आएगा, इस फोर्स के कारण मूवमेंट प्लस इस फोर्स के कारण मूवमेंट। बात समझ में आई? क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अब देखिए कि अगर मान लीजिए कोई भी बॉडी है, ये तो कपल था, अब अगर कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी है, अगर हम कहते हैं, अब यहां से आपको एक बात इक्विलिब्रियम की यहां से क्लियर होगी, यहां से एक बात इक्विलिब्रियम की क्लियर होगी आपको कि अगर कोई भी बॉडी अगर हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, ये ध्यान रखिएगा, इक्विलिब्रियम में है कोई भी बॉडी, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, अगर कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसके दो कंडीशन होंगे, सिग्मा एफ इक्वल टू 0, मतलब उस पर नेट फोर्स हमेशा 0 होना चाहिए। अब सिग्मा एफ में दो पार्ट होते हैं, सिग्मा एफ एक्स डायरेक्शन का फोर्स और सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, ये दोनों 0 होने चाहिए। कोई भी नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में, कोई भी नेट फोर्स वाई डायरेक्शन। इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है,
जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं सबको कैसे भी जोड़ा जा रहा है तो जीरो हो जा रहा है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट या जैसे भी लग रहे होंगे। तो सिग्मा एफ जीरो होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए, और दूसरा सिग्मा एम जीरो होना चाहिए। सिग्मा एम का मतलब नेट मूवमेंट जीरो होना चाहिए। तो किसी बॉडी के इक्विलिब्रियम के लिए नेट मूवमेंट जीरो होना चाहिए। ये हम न्यूमेरिकल में देखेंगे कैसे, और ये कैसे निकालते हैं। मतलब किसी भी एक पॉइंट पे सारे मूवमेंट को जोड़ लीजिए, अगर वो जीरो आता है तो हम कहेंगे कि बॉडी मूवमेंट के कारण भी इक्विलिब्रियम में है। और जब तक नेट मूवमेंट जीरो नहीं होगा, सिग्मा एफ एक्स जीरो नहीं होगा, हम ये नहीं कह सकते कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है ना, बॉडी मूव करेगी, मोशन करेगी, कहीं ना कहीं जाएगी। बात समझ में आई? ठीक है। अब आपके पास चीज़ें आती हैं टाइप्स ऑफ कपल। कई लोग कहते हैं टाइप्स ऑफ कपल, ये भी कई बार आपको दिया जाता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पहला देखिए, अब ये सेंस से बोल रहा है, ये कपल का टाइप बता रहा है, उसकी डायरेक्शन नहीं बता रहा है। ध्यान रखिएगा, फिर से मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये डायरेक्शन नहीं है। तो एक होता है क्लॉकवाइज, ये सेंस बता रहा है कपल का, क्लॉकवाइज कपल, और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज कपल। अब आपसे कोई पूछ दे कि भाई क्लॉकवाइज कपल और एंटी क्लॉकवाइज कपल क्या होता है? क्लॉकवाइज कपल मीन्स द कपल विच rotates the body in the direction of clock। जिस दिशा में घड़ी घूमती है, अगर उस दिशा में कोई भी कपल बॉडी को रोटेट करा रहा है तो उस कपल को हम क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज कपल। और अगर द कपल विच rotates the body in opposite direction of clock, तो उसको हम एंटी क्लॉकवाइज कपल कहेंगे। ठीक है। अच्छा, अब आपसे कई बार साइन कन्वेंशन भी इसमें आता है कि क्लॉकवाइज कपल, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आप किसी को भी पॉजिटिव मानिए, दूसरे को नेगेटिव मान लीजिए। अगर आप क्लॉकवाइज कपल को पॉजिटिव मान रहे हैं तो एंटी क्लॉक को नेगेटिव, अगर एंटी क्लॉक वाइज पॉजिटिव मान रहे हैं तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है। अब कुछ बातें होती हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, उसके लिए भी आपको ध्यान में रखना है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कपल की, जिसके कारण भी हमें थोड़ा ध्यान देना होता है कपल को कि क्या होगा। तो उस पर भी आप थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा। जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं कि कपल जहाँ लग रहा है वहाँ पे क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर कपल कहीं पे है, इफ़ दो फोर्सेस अगर मिल के कपल बना रहे हैं, ठीक है ना, इफ़ टू फोर्सेस फॉर्म अ कपल, अगर दो फोर्सेस मिल के कपल बना रहे हैं, देन नेट या रिजल्ट, हाँ नेट बोलो, रिजल्टेंट फोर्स बोलो, देन नेट रिजल्टेंट फोर्स विल बी जीरो। भाई अगर कपल बना रहे हैं दोनों फोर्सेस, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, डायरेक्शन अनलाइक होंगे, तो रिजल्टेंट दोनों को जब हम सम करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब दोनों पे कोई फोर्स नहीं होता। अब देखिए, इसी का अगर नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो नो ट्रांसलेशन मोशन बाय कपल। कपल कभी भी ट्रांसलेशन मोशन नहीं करा सकता। कपल कभी भी ट्रांसलेशन मोशन है, ट्रांसलेशन का मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन। ध्यान रखिएगा, कभी कोई कंफ्यूजन हो कि ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है। स्ट्रेट लाइन में सरल रेखी गति, एक सरल रेखा पे सीधा नहीं चल सकता, कपल हमेशा रोटेट कराएगा। मीन्स इट ओनली क्रिएट्स प्योर रोटेशन। बात समझ में आई? ये हमेशा प्योर रोटेशन कराता है। क्लियर?
ट्रांसलेशन मोशन इसमें नहीं होता है, प्योर रोटेशन कराता है। तो ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है कि अगर कोई दो फोर्स कपल बना रहे हैं तो ऑप्शंस आपको दे देगा, नेट रिजल्टेंट फोर्स विल बी 0, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स हॉरिजेंटल नेट रिजल्टेंट फोर्स इज 0, वर्टिकल नेट रिजल्टेंट फोर्स इज 0, नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि नेट रिजल्टेंट सारे डायरेक्शन का वाई और एक्स सब 0 होगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो कपल नहीं बन रहा है। बात समझ में आ गई। नो ट्रांसलेशन मोशन, ये भी कई बार ऑप्शन में आता है, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान में रखिएगा। प्योर रोटेशन होता है, बोलेगा कपल कैन क्रिएट, आपको देखा ट्रांसलेशन मोशन, प्योर रोटेशन, ठीक है, लीनियर मोशन, एंगुलर मोशन, कई सारी चीजें प्योर रोटेशन पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। ऑप्शंस कैसे बनाए, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सब छोटे छोटे पार्ट्स अंदर से पूछे जाते हैं, तो ये कहानी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। बात समझ में आई। अब देखिए कि जब आपको कोई क्या कहते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप हमेशा न्यूमेरिकल्स में, न्यूमेरिकल जब आएगा तो उसमें आपको क्या करना है, अगर कपल पे कोई न्यूमेरिकल आता है या मूवमेंट पे कोई न्यूमेरिकल आता है तो हमेशा आप इक्विलिब्रियम देखेंगे, चेक इक्विलिब्रियम, दैट इज राइट हैंड मूवमेंट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड मूवमेंट। अगर कहीं भी आपको क्वेश्चन आता है तो आप राइट हैंड मूवमेंट और लेफ्ट हैंड मूवमेंट को बराबर कर दीजिए, क्योंकि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो ये हमेशा होगा, ठीक है ना। अगर ये नहीं हुआ तो बॉडी रोटेट कर रही होगी, इक्विलिब्रियम का मतलब वहीं रुकी हुई है। बात समझ में आ रही है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये तरीका आपको अपनाना है, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। न्यूमेरिकल जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे हमें क्लैरिटी आएगी कि क्या हम कहना चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं वो चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कहा जा रहा है कि एक फोर्स है, ठीक है, और एक ये रॉड है, इसके एंड पॉइंट पे फोर्स जो है 100 न्यूटन का, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, जो इसकी डायरेक्शन के साथ 60 डिग्री एंगल बनाता है। 60 डिग्री के एंगल पे ये एक फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का इस रॉड पे। इस पॉइंट सी पे मान लिया कि ये रॉड को फिक्स कर दिया गया, जो भी किया गया है, तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड, अच्छा इसकी डिस्टेंस भी दी हुई है रॉड की, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए 2 मीटर मान लीजिए, ठीक है, 2 मीटर ये रॉड की डिस्टेंस दी हुई है। तो कह रहा है फाइंड द मूवमेंट एट सी पॉइंट पे, फाइंड द मूवमेंट एट सी बाय द फोर्स, ठीक है। इस फोर्स के कारण सी पॉइंट पे मूवमेंट कितना होगा ये फाइंड कीजिए, ठीक है। ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक। अब सबसे पहली चीज कि आपको निकालना क्या है, मूवमेंट निकालना है। मूवमेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब हमें ध्यान देना है कि उस फोर्स से जिस पॉइंट पे आप मूवमेंट निकाल रहे हैं उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए। परपेंडिकुलर लंबवत दूरी सीधी और 90 डिग्री होनी चाहिए फोर्स की डायरेक्शन से। अब देखिए फोर्स की डायरेक्शन किधर, ठीक, फोर्स की डायरेक्शन ऐसे, और ये पॉइंट, क्या अगर हम यहाँ से चलें, फोर्स इस पॉइंट पे लग रहा है, इस पॉइंट से अगर हम ये इधर चलें तो हम सी पे पहुँचेंगे, बट क्या ये 90 डिग्री है, क्या ये कोण 90 डिग्री है? नहीं भाई, ये 90 डिग्री का कोण नहीं है। ये कितना होगा, 180 में से 60 घटा दीजिए, 120 डिग्री का कोण है। तो 120 डिग्री पे लग रहा है रॉड पे,
तो अब ये 90 डिग्री तो है नहीं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये हुई नहीं, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर तो हुई नहीं, तो ये डिस्टेंस ले नहीं सकते, तो करेंगे कैसे? ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं। आपको फोर्स से इसकी लंबवत दूरी देखनी है, तो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को आपने आगे बढ़ा दिया ऐसे। ठीक है, अब इस पूरी लाइन पे कहीं भी एक पॉइंट सेलेक्ट कीजिए, या इस पॉइंट से इस वाली जो रेखा आपने आगे बढ़ाई है इस पे एक लंबवत डालिए सी पॉइंट से, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री का कोण है। अब ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस कही जाएगी इस फोर्स से इस पॉइंट की। देखिए, इससे नहीं मतलब है कि रॉड तो सर इधर है तो ये डिस्टेंस क्यों ले रहे हैं, नहीं, इस फोर्स से, फोर्स एक वेक्टर है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर से दूरी निकालने का तरीका अलग होता है। ठीक है ना, तो वेक्टर से जो लंबवत दूरी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो ये होगी, मतलब ये सी पॉइंट इस फोर्स से इतनी दूरी पर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी इतनी है, ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। तो एक तरीका तो ये है। ठीक है, तो अब बात ये होती है कि ये वाली डिस्टेंस आपको कैसे पता चलेगी, तो इसका कोई सिंपल तरीका है, ये एंगल आप फाइंड कर लीजिए, तो ये इसका कॉस थीटा होगा। ठीक है, और फोर्स को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए डिस्टेंस, यही डिस्टेंस आपको चाहिए ना, तो इस लेंथ का ये कॉस थीटा होगा। अगर ये थीटा निकाल लें और ये मान लिया कि एल है, ये मान लिया एल है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सी, और मान लिया परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है पी पर, पी पॉइंट पे, और ये पॉइंट मान लीजिए एम है। ठीक है, तो सी पी कितना हो जाएगा, सी एम कॉस थीटा। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में बताया गया था कि किसी भी चीज़ को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। ये थीटा है तो जहाँ थीटा लगा है वो क्या होगा, कॉस होगा, जिधर थीटा लगा है वो कॉस होगा। तो ये सी एम कॉस थीटा, तो ये डिस्टेंस आ गई। सी एम हमको दिया रहेगा क्वेश्चन में, कॉस थीटा, थीटा निकालना पड़ेगा ये कितना होगा, देखना पड़ेगा। तो बड़ी आसानी से आप पता कर सकते हैं। देखिए, ये लाइन ऐसे आई है, ये लाइन सीधी गई है, तो अगर ये 60 है तो इसका अपोजिट, कैंची के दोनों एंगल बराबर होते हैं, तो ये 60 हो गया। ये 90 आपको पता है, ये ट्रायंगल बन रहा है त्रिभुज, त्रिभुज का एक कोण का एंगल 90, एक 60, तो तीसरा निकल जाएगा। 180 में से 9 6 15, ये 30 डिग्री का हो जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। आप आराम से, ये मान लीजिए आपको 2 मीटर दिया हुआ है, एल जो है आपको क्वेश्चन में 2 मीटर मान लीजिए दिया हुआ है, तो 2 cos 30 ये हो जाएगा, और फोर्स को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मूवमेंट आ जाएगा। फोर्स कितना है, 100 इंटू 2 cos 30, cos 30 कितना होता है बताइए, cos 30 सोचिए, 100 इंटू 2, cos 30 होगा आपका √3/2। ठीक, तो ये कट जाएगा 100√3 आपका न्यूटन मीटर। ये फोर्स नहीं आया, ये मूवमेंट आ रहा है, न्यूटन मीटर। 100√3 की ताकत से, न्यूटन मीटर की ताकत से ये इसके अबाउट घुमाएगा। बात समझ में आई? देखिए, एक तो तरीका ये था, एक तरीका और है कि आप इस डिस्टेंस को न रिजॉल्व करके आप फोर्स को ही रिजॉल्व कर लीजिए, ये भी समझने वाली बात है। ये फोर्स का मान लिया कि जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट के अबाउट 2 हमने लाइन खींची। रिजॉल्व कैसे करते थे, 2 लंबवत, 2 परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ कर लिया, एक एक्स एक वाई, तो एक इसका रिजोल्यूशन इधर आएगा, एक रिजोल्यूशन इधर आएगा। फोर्स का 2 पार्ट में तोड़ दिया हमने, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। बात समझ में आई? तो देखिए कैसे, ये 60 है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और इसको काटनी हुई ये रेखा, तो ये अपोजिट, एक्सटीरियर अपोजिट एंगल, तो ये भी 60 हो गया। तो ये 60, तो ये 60, और थीटा इधर लगा हुआ है, एंगल इधर, थीटा इधर है, तो इस फोर्स का, ये 100 न्यूटन का फोर्स, इसका कंपोनेंट इधर कौन सा आएगा, 100 cos 60, और इधर कौन सा आएगा, 100 sin 60। सिंपल, जिधर एंगल लगा है उधर cos होता है, जिधर नहीं लगा उधर sin। अब देखिए कि ये तो x डायरेक्शन में हो गया, इसी दिशा में, तो अब इस लाइन को कहीं भी आगे बढ़ाइए तो इसकी लंबवत दूरी इससे मिलेगी क्या, इस बल के, ये फोर्स कैसा है, ऐसा, इस पे आप 90 डिग्री इधर ये बना सकते हैं, 90 डिग्री इधर भी जा सकते हैं, 90 डिग्री आप ऐसे ही तो जाएंगे इस फोर्स से, तो इस फोर्स से 90 डिग्री चाहे इधर जाइए, चाहे इस फोर्स से 90 डिग्री इधर जाइए, आप कहीं तक भी चलते जाइए, क्या आपको सी पॉइंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसका मतलब इस फोर्स की सी पॉइंट से दूरी आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि दूरी इसकी, क्योंकि ये फोर्स
हॉरिजेंटल लग रहा है, ये इसी पॉइंट से पास होगा, ये फोर्स इसी पॉइंट से, देखिए लाइन ऑफ एक्शन क्या हो रहा है, इसी पॉइंट से पास हो रहा है, हॉरिजेंटल है ना, इसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसकी लंबवत दूरी इससे 0 हो जाएगी। तो इस फोर्स के कारण कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो कौन से फोर्स के कारण? क्योंकि जो इस पॉइंट के लंबवत, जो लंबवत दूरी निकलेगी इस पे, अब देखिए ये वाले फोर्स पे तो लंबवत कहीं मिला नहीं, ये फोर्स ऐसे है 100 sin 60, इस पे 90 डिग्री इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, तो इधर जैसे ही चलेंगे 90 डिग्री ऐसे करते करते तो सी पॉइंट हमें मिल जाएगा। बिल्कुल देखिए, और कितनी दूरी पे मिलेगा? एल पे ही तो मिलेगा। अगर हम इस फोर्स से एल दूरी चल जाएं तो हमें सी पॉइंट मिल जाएगा। तो फोर्स कौन सा है? 100 sin 60 और दूरी कितनी है? एल। तो मूवमेंट यहां से कितना आ जाएगा? मूवमेंट इज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है? 100 sin 60 मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? एल, 2 मीटर। देखिए sin 60 की वैल्यू 100 √3/2 ही होती है, sin 60 भी इंटू 2 आया उतना ही 100 √3। बट यहां से एक बात हमें समझ में आई कि अगर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है या फोर्स की जो काम करने की जो दिशा है वो अगर उसी पॉइंट से पास हो जाती है, लाइन ऑफ एक्शन, ये फोर्स जिस दिशा में लग रहा है अगर वो इसी पॉइंट से पास हो रहा है तो उसके कारण मूवमेंट 0 होता है, क्योंकि उसकी लंबवत दूरी 0 हो जाती है। इस पॉइंट पे आप कहीं भी परपेंडिकुलर चलेंगे ये पॉइंट नहीं मिलेगा, तो इसके कारण इस पॉइंट पे मूवमेंट 0 होगा। तो इसका जो 2 कंपोनेंट किया हमने, उसमें सिर्फ, तो हमने क्या पता चला कि अगर कोई भी फोर्स अगर किसी कोण पे लगता है तो उसका एक कंपोनेंट, उसका कुछ ही असर मूवमेंट क्रिएट करेगा। बात समझ में आ रही है? ये वाला मूवमेंट क्रिएट करेगा। तो तरीके 2 हैं, या तो आप इसको आगे बढ़ा के इस लेंथ का कंपोनेंट लीजिए, इस लेंथ का कंपोनेंट देखिए cm cos थीटा, या आप इसको छोड़ दीजिए, फोर्स का कंपोनेंट ले लीजिए f sin थीटा। बात वही है, f sin थीटा इंटू डी छोड़ दिया, यहाँ पे हमने d को कंपोनेंट ले लिया, f को छोड़ दिया। दोनों ही तरीका, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से ही आ सकता है। ये समझने वाली चीज़ है, ये भी एक तरीका है, बट ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आपके दिमाग में ये आएगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलेगा, बड़ा है। रिजोल्यूशन आसान है, रिजॉल्व फोर्स को करना बहुत ही आसान है, तुरंत आपने किया, आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया, सीधे आ गया आंसर। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये न्यूमेरिकल था। देखिए मूवमेंट किसी फोर्स के कारण निकलता है, कैसे निकलता है, किसी एंगल पे तो कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या मतलब है, ये सारी बातें दिमाग में रखे तब सवाल लगेगा। आगे धीरे धीरे और भी सवाल हम इसमें देखते हैं और देखेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका कंसेप्ट बेसिक क्लियर है तो सारे न्यूमेरिकल लग जाएंगे, चाहे वो आपके एग्जाम्स के हों या कंपटीशन के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इसको ध्यान से समझ लीजिए, कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। यहां से एक नोट हम कर लेते हैं, यहां से एक नोट लिख लेते हैं। नोट पहला कि फोर्स नहीं, इफ लाइन ऑफ एक्शन, इफ लाइन ऑफ एक्शन, if line of action of force passes through a point, then movement is zero, movement is zero at that point। ठीक है ना? इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासेस थ्रू, अगर कोई फोर्स है जिसका लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से पास कर जाए, उसी पॉइंट, किसी पॉइंट से पास कर जाए, तो उस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट 0 हो जाता है, क्योंकि लंबवत दूरी 0 हो जाएगी। बात समझ में आई? क्लियर? और भी एग्जांपल उसका देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ठीक है, कोई रेक्टेंगुलर ब्लॉक है और इस पॉइंट के अबाउट, देखिए प्रैक्टिकल हम समझते भी हैं, चलिए अच्छी बात है, इसको समझ भी लेते हैं, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। इस पॉइंट के अबाउट ये, अब देखिए
ये कोई पॉइंट है इसका O, ये ABCD कोई रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक पे हमने एक फोर्स लगाया यहाँ पे F, ठीक है, F फोर्स लगाया। तो अब देखिए, अब फोर्स इधर लगाया और हमसे पूछा कि इस F के कारण O पे कितना मूवमेंट होगा। तो देखिए, फोर्स की दिशा में अपनी डायरेक्शन करें और पाम जो हमारी हथेली है उसका फेस किधर, पॉइंट की तरफ, जिस पॉइंट पे निकालना है, घुमाया। तो ये कैसा मूवमेंट देगा? क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। देखिए, घड़ी की दिशा में दे रहा है, ऐसे घुमाएगा और उसका फॉर्मूला क्या होगा? F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस फोर्स से इस फोर्स, ये फोर्स की लाइन ऑफ, देखिए फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन का मतलब होता है जिस लाइन के पैरेलल, जिस लाइन पे उसकी दिशा होती है उसी को लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं। ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन, उसकी लाइन ऑफ एक्शन पे एक परपेंडिकुलर लाइन, उस लाइन की ऊपर 90 डिग्री पे आप चलते जाइए, जहां वो पॉइंट मिलेगा तो ये जो दूरी होगी ये क्या होगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उस पे 90 डिग्री चलिए, उस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पे 90 डिग्री चलिए, अगर वो पॉइंट जितनी दूरी पे मिलेगा वही उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कितना हो गया? मान लिया कि ये कोई रेक्टेंगल है जो A साइड का है, ठीक है, A साइड का, या हाँ A साइड का, तो F इंटू A/2। भाई ये आधा ही है ना, देखिए A/2, कोई दिक्कत इसमें। अब अगर मान लीजिए कि इसी फोर्स को हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करके यहां लगा देते, ठीक है, F। अब देखिए, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन फोर्स की, इसी रेखा पे तो ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसी रेखा पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब इसके लंबवत 90 डिग्री खींचा और आगे चलिए, लंबवत आगे चलिए। तो आपको आगे चलने की जरूरत ही नहीं, जैसे ही पॉइंट दिया उसी पॉइंट पे आपको मिल गया। तो डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई? परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई? 0। और अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो गया तो मूवमेंट भी क्या हो जाएगा? 0। तो इस फोर्स के कारण, अब ये फोर्स अगर उसी पॉइंट से पास होने लगा उसका लाइन ऑफ एक्शन, तो क्या होगा? मूवमेंट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है उस पॉइंट पे। देखिए क्यों? अब देखिए, ये मूवमेंट नहीं क्रिएट करेगा क्योंकि मूवमेंट 0 हो गया। अब आप खुद महसूस कीजिए कि अगर कोई ब्लॉक है, अगर इस ब्लॉक को आप यहाँ से, अगर इस ब्लॉक को यहाँ से फोर्स लगाएं आप, जैसे डस्टर है, तो अगर आप इस डस्टर को यहाँ से फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा? सरल रेखी गति करेगा। ये ब्लॉक आप ये फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? ये पूरी की पूरी बॉडी क्या होगी? सीधे आगे जाने लगेगी। बट जैसे ही आप फोर्स यहाँ लगाते हैं तो क्या होगा? ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा। बात समझ में आ रही है? ड्यू टू फ्रिक्शन। बट जैसे ही आपने सेंटर पे लगाया तो ये पूरी बॉडी क्या होगी? सरल रेखी गति करने लगी। मतलब मूवमेंट 0 हो गया। अब ये रोटेट कभी नहीं कराएगा, ये फोर्स इसको रोटेट नहीं करा सकता, सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन कराएगा। तो मूवमेंट, अगर कोई फोर्स उसी पॉइंट से पास होने लगा उसका लाइन ऑफ एक्शन, तो मूवमेंट क्या होता है? 0। मतलब अब वो उसको घुमाएगा नहीं, अब वो उसको सीधी रेखा में मोशन कराएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखते हैं।